दोस्तों, इस दुनिया में लोगों ने एक से बढ़कर एक कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। फिर चाहे वो विज्ञान की दुनिया में हो या अपराध की दुनिया में। ईश्वर ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी वो शक्ति रखी है कि वो जो चाहे वो काम कर सकती है। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी ही महिला पर आधारित है जिसने वो कारनामा कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना उस समय लगभग नामुमकिन था। आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया की पहली महिला हाई जैकर की कहानी है जिसने अपने साहस और हौसले से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। दुनिया में कई बार विमान को हाईजैक करने की घटनाएं सामने आई हैं। इन सब के बीच एक नाम लैला खालिद का भी था जिसे पूरी दुनिया पहली महिला हाईजैकर के रूप में जानती है। लैला खालिद का जन्म 9 अप्रैल 1944 को फिलिस्तीन के शहर हाइफा में हुआ और उसके ठीक 4 साल बाद सन 1948 में इजराइल का जन्म होता है। इजराइल का जन्म लैला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इजराइल के जन्म के बाद पूरे फिलिस्तीन में दहशत का माहौल बन गया था। हर जगह दंगे फसाद आम बात हो गई थी। उस वक्त तक लैला की उम्र 5 साल थी। लैला के पिता जो एक छोटे कारोबारी थे, उन्होंने इस माहौल से निकलने और अपने परिवार की अच्छी परवरिश के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया और वो 5 साल की लैला और अपने पूरे परिवार के साथ लीबिया में जाकर बस गए। लैला उस वक्त भले ही 5 साल की थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास अच्छे से था कि उन्हें अपना देश इजराइल के यहाँ आने के बाद ही छोड़ना पड़ रहा है। इसके बाद लैला 15 साल की उम्र तक लीबिया में ही रही। फिर उन्हें अपने देश, अपने शहर, अपने घर और अपने लोगों की याद सताने लगती है। अखबारों के माध्यम से लैला को अपने देश की खराब हालत के बारे में पता चलता रहता था। केवल 15 साल की उम्र में लैला ने तय कर लिया कि वो फिलिस्तीन की लड़ाई का हिस्सा बनेंगी और इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होंगी। इसके बाद लैला ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन PFLP का साथ हासिल किया। उस वक्त लैला की उम्र 23 साल थी। यहाँ से लैला को हर तरह की ट्रेनिंग देनी शुरू की जाती है और एक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन वो मिशन क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, इसके बारे में लैला को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिलिस्तीन की आज़ादी का जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा था क्योंकि उसने 5 साल की उम्र में वो देखा, वो सुना और वो सहा था जिसकी अमिट छाप उसके जहन में एकदम ताजा थी। लैला पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और दिखने में काफी खूबसूरत और साहसी महिला थी। इसके साथ साथ वह कई जुबानें भी बोलना जानती थी, साथ में फर्राटेदार इंग्लिश भी। उनकी तुलना उस समय की मशहूर ब्रिटिश अदाकारा ऑड्री हेपबर्न से की जाती थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आखिरकार वो समय आ गया जिस वक्त के लिए लैला को तैयार किया गया था। PFLP के लीडरशिप ने यह तय किया कि इजराइल को झुकाने के लिए और कुछ लोग जो इजराइल की कई जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाने और अपनी मांगी पूरी करवाने के लिए इजरायली प्लेन को हाईजैक किया जाए। उस वक्त इतना बड़ा फैसला लेना दुनिया के किसी भी संगठन के लिए बड़ी बात थी, वो भी इजराइल के खिलाफ। इसके लिए दो लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिसमें एक थी लैला खालिद और दूसरा शख्स था सलीम ईसावी जो PFLP का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। लैला को सिर्फ एक तस्वीर दी गई और कहा गया कि ये आपको एयरपोर्ट पर ही मिलेगा और आपका काम है इजरायली प्लेन को हाईजैक करना। जिस प्लेन को हाईजैक करना था उसका नंबर था TWA 840। 29 अगस्त 1969 को इस इजरायली प्लेन को रोम से एथेंस होते हुए तेल अवीव जाना था। लैला बैरूत से अकेले रोम पहुंचती है। एयरपोर्ट जाकर वह बड़े आराम से चेकिंग करते हुए वेटिंग हॉल में पहुंच जाती है। लैला के पास ईसावी की तस्वीर थी जिसकी मदद से वो ईसावी को पहचान लेती है और हाथों का इशारा देकर एक दूसरे की पहचान को पुख्ता कर लेते हैं। लेकिन कोई बातचीत नहीं करते हैं जिससे किसी को कोई शक ना हो। ईसावी और लैला दोनों के टिकट फर्स्ट क्लास में बुक थे और वो इसलिए कि जिससे उन्हें कॉकपिट में जाने में कोई परेशानी ना हो क्योंकि कॉकपिट और फर्स्ट क्लास दोनों बहुत नजदीक होते हैं। कॉकपिट जिसमें दोनों पायलट बैठते हैं।
लैला और ईसावी वेटिंग हॉल से उठते हैं और बोर्डिंग की तरफ चल देते हैं और बड़े आराम से प्लेन के अंदर पहुंचते हैं। लैला के पास 2 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल थी जिसे उसने अपने कपड़ों में छुपा रखा था, और ईसावी के पास भी हैंड ग्रेनेड और पिस्टल। दोस्तों, ये बात 1969 की है और उस समय एयरपोर्ट पर आज जितनी हाई सिक्योरिटी सिस्टम और चेकिंग नहीं हुआ करती थी। ये दोनों प्लेन के अंदर बैठते हैं। कुछ रूटीन फॉर्मेलिटीज के बाद प्लेन उड़ने के लिए तैयार होता है और टेक ऑफ कर हवा से बातें करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद एयर होस्टेस इनके पास आती है और खाने का पूछती है, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन लैला उससे एक एक्स्ट्रा कंबल मांगती है, और वो इसलिए जिससे वह हैंड ग्रेनेड और पिस्टल को उसमें आसानी से छिपा सके। ईसावी और लैला दोनों का प्लान ये था कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुलेगा वो अपने काम को अंजाम दे देंगे। एयर होस्टेस कई बार पानी और कॉफी पायलट को देने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो इनका इरादा यही था कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुलेगा, एयर होस्टेस अंदर जाएगी, उसी वक्त हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। कॉकपिट के अंदर घुसने की जिम्मेदारी लैला की थी और उसके बाद पायलट को कंट्रोल करना था, और पायलट के ही जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को कंट्रोल करना था। लैला और ईसावी दोनों बड़े आराम से बैठकर कॉकपिट का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। 15 या 20 मिनट बाद एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाजा नॉक किया, और जैसे ही दरवाजा खुला, लैला अपनी सीट से बिजली सी तेज गति से छलांग लगाती है। उस वक्त उसके हाथ में एक ग्रेनेड था, और जो पिस्टल उसने अपनी कमर में लगा रखी थी वो अचानक नीचे प्लेन में गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि एयर होस्टेस कुछ भी समझ पाती, लैला उसे धक्का देते हुए कॉकपिट के अंदर दाखिल हो जाती है। लैला को देखकर दोनों पायलट शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में 2 ग्रेनेड थे जिसमें से एक का पिन वो निकाल चुकी थी। पिन निकालने का मतलब था कि अब अगर ये नीचे गिरा तो ये फट जाएगा। लैला बड़े आराम से वहां बैठती है और कहती है कि अब आपका प्लेन हाईजैक हो चुका है और आप दोनों वही करेंगे जो मैं कहूंगी, वरना इस पूरे प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईसावी, जिसके हाथ में पिस्टल थी, वह यात्रियों को बताता है कि आपका प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर आप आराम से बैठे रहेंगे तो हम आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, अब प्लेन पूरी तरह से लैला और ईसावी के कंट्रोल में था। लैला अब अपने बारे में पायलट को बताती है कि वह फिलिस्तीन से है और पीएफएलपी की सदस्य है। इसके बाद लैला जो पायलट से कहती है उसकी बात सुनकर पायलट चौंक जाता है, क्योंकि वह उससे कहती है कि प्लेन को इजराइल के लोद एयरपोर्ट ले चलो, जिसे अब डेविड बेन गुरियो के नाम से जाना जाता है, जबकि लैला ने उसे खुद को फिलिस्तीनी बताया था और वह प्लेन इजराइल का ही था। ये बात उसकी समझ से परे थी, लेकिन लैला के हाथ में हैंड ग्रेनेड था और उसकी पिन निकली थी। साथ ही पिस्टल उसके दूसरे हाथ में थी, जो पायलट के सर में लगी हुई थी। पायलट पूरी तरह से बेबस था। साथ ही उस प्लेन में 120 पैसेंजर सवार थे और 7 क्रू मेंबर थे। टोटल 127 पैसेंजर की जान अब सिर्फ पायलट के हाथ में थी। सो पायलट के पास सिवाय लैला की बात मानने के दूसरा कोई चारा नहीं था। पायलट प्लेन का रुख इजराइल की तरफ मोड़ देता है। इस बीच लैला पायलट से फ्यूल के बारे में पूछती है कि इस प्लेन को हम कितने घंटे हवा में बिना रुके उड़ा सकते हैं। पायलट जवाब देता है केवल 2 घंटे। लेकिन पायलट यह नहीं जानता था कि ये खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की पूरी ट्रेनिंग के साथ उसके सामने खड़ी है। लैला पिस्टल का मुंह सर से हटाकर उसके सीने से लगाती है और कहती है, यह तुम्हारा आखिरी झूठ है। इसके बाद अगर तुमने झूठ बोला तो यह ग्रेनेड जमीन पर गिर जाएगा और इसके बाद जो होगा उसके बारे में किसी को बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। वह पायलट को फ्यूल मीटर दिखाते हुए कहती है कि यह फ्यूल मीटर बता रहा है कि हम कितने घंटे नॉन स्टॉप हवा में उड़ सकते हैं। अब पायलट समझ चुका था कि इनसे कुछ भी झूठ बोलना उसकी जान ले सकता है। पायलट प्लेन को उड़ाने लगता है और जैसे ही इजराइल के एयर ट्रैफिक में दाखिल होता है, एटीसी के जरिए उन्हें यह मालूम होता है कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है, क्योंकि लैला उनके संपर्क में होती है और हाईजैकिंग की सारी कहानी उनको सुना देती है। जैसे ही इजराइल ये बात कंफर्म करता है, वह 3 मिराज प्लेन तुरंत रवाना करता है, जो उस प्लेन को सब तरफ से घेर लेते हैं।
यह नज़ारा अंदर बैठे सभी यात्री देखते हैं कि यह फाइटर मिराज प्लेन है और वह समझ जाते हैं कि इजराइल इस प्लेन को मार गिराएगा, क्योंकि वह जानते थे कि इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े ऐसे किसी संगठन से जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है उससे निगोशिएशन नहीं करता है। इन सब के बीच लैला पायलट से कहती है कि जब हम हाइफा के ऊपर से उड़े तो मुझे बताना। कुछ समय बाद पायलट लैला को बताता है कि अब हम हाइफा शहर के ऊपर हैं। यह वही शहर था जहां लैला का जन्म हुआ था और इजराइल बनने के बाद उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था। हाइफा को देखकर लैला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चीख कर कहती है कि यह मेरा शहर है जिसे मुझे सिर्फ इजरायलियों की वजह से छोड़कर जाना पड़ा था। इसके कुछ देर बाद जब प्लेन हाइफा से निकल गया तब लैला पायलट से कहती है कि अब इस प्लेन को दमिश्क की तरफ ले चलो। पायलट हैरान हो जाता है कि आखिर यह माजरा क्या है, पहले इजराइल और अब दमिश्क। लेकिन वह कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं था और प्लेन को दमिश्क लेकर पहुंचता है। लैला एयर कंट्रोल से बात करती है और उसे इजाजत मिल जाती है और प्लेन दमिश्क में लैंड हो जाता है। इसके बाद लैला सभी यात्रियों और पायलट से कहती है अब आप सब आजाद हैं और अपने अपने घरों को जा सकते हैं। यह बात सभी के लिए बड़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन जान सबको प्यारी थी, इसलिए सभी 127 सदस्य प्लेन से उतर जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और इजरायली पैसेंजर भी थे। बाद में सभी को दूसरे प्लेन की मदद से अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। सबसे आखिरी में लैला और उसका साथी प्लेन से उतरते हैं और प्लेन को बम से उड़ा देते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर एक प्लेन को उड़ाने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया गया? तो जवाब ये है कि उनका मकसद किसी भी यात्री को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि इजराइल और उसका साथ देने वाले मुल्कों को यह मैसेज देना था। लैला की इस कामयाब हाईजैकिंग के बाद पीएफएलपी बहुत खुश था, क्योंकि लैला ने जो कर दिखाया था वह बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। लेकिन खुश होने के साथ साथ वह यह भी जानता था कि इजराइल चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है। वह अपने दुश्मनों को पूरी दुनिया में से कहीं से भी ढूंढ लाता है और मार देता है। इसलिए लैला को तुरंत फुल सिक्योरिटी के साथ अरब देशों के लिए रवाना कर दिया जाता है और वहां उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई जाती है ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके। इसके बाद लैला वहीं रहती है और अपने अगले मिशन की तैयारी में लग जाती है। दूसरी तरफ इजराइल का खुफिया संगठन मोसाद लैला और उसके साथी ईसाइयों को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती है। इसके बाद करीब एक साल के बाद सितंबर 1970 में पीएफएलपी की तरफ से लैला को अपना दूसरा मिशन मिलता है और यह भी एक प्लेन हाईजैक था और इस बार भी इजरायली प्लेन को ही चुना गया था जिसे न्यूयॉर्क जाना था, जिसकी उड़ान संख्या थी ELI 219 बोइंग 707 प्लेन, जिसे एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क की तरफ जाना था। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लेबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को स्टटगर्ट, जर्मनी में उन्होंने पैट्रिक आर्ग्युलो से मुलाकात की, जो कि अगली हाईजैकिंग में उनका साथ देने वाले थे। वे दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर स्टटगर्ट से एम्स्टर्डम साथ साथ गए। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाले इजरायली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार हुए। सारा इरविंग अपनी किताब लैला खालिद आइकन ऑफ फिलिस्तीन लिबरेशन में लिखती हैं, जब ये दोनों विमान में सवार हुए तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनके दो साथियों को, जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, ELAI के स्टाफ ने सीट देने से इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की योजना बनाने के दौरान ही यह तय हुआ था कि ELI के विमान की हाईजैकिंग में 2 से अधिक लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि उनके विमान में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं, जिन्हें एयर मार्शल भी कहा जाता है, और विमान में सवार होने वाले लोगों की 3-3 बार तलाशी ली जाती है। बहरहाल इस बार लैला खालिद और उसका साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। लैला खालिद ने BBC से बात करते हुए कहा था, आर्ग्युलो को पता था कि उसे क्या करना है और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। हमारे पास हथियार थे, मेरे पास 2 हैंड ग्रेनेड थे, पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। जब खालिद दौड़कर कॉकपिट की तरफ गई तो पायलट ने
पहले ही उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। डेविड रॉब अपनी किताब टेरर इन ब्लैक सितंबर में लिखते हैं, लैला खालिद ने अपनी खास तौर से बनाई गई ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए। तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलाना शुरू कर दी। पैट्रिक ने जवाबी फायर किया जो मार्शल श्लोमो वाइडर के पैर में लगा। इस बीच पायलट ने विमान को अचानक नीचे डाइव करा दिया, जिससे लैला खालिद असंतुलित होकर नीचे गिर गईं। यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। विमान काफी नीचे आ गया, जिससे संभावना खत्म हो गई कि अगर ग्रेनेड से विस्फोट होता भी है तो केबिन डीप्रेशराइज्ड नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। बीबीसी से बात करते हुए लैला खालिद ने बताया कि उस समय उन पर क्या गुजर रही थी। आधे घंटे बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम खड़े होकर चिल्लाए, पीछे से सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मैंने देखा कि कोई कॉकपिट की मैजिक आई से हमें देख रहा था। मैंने उनको चेतावनी दी कि मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने तब तक कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला तो मैं जहाज को उड़ा दूंगी, लेकिन मैं विमान को उड़ाना नहीं चाहती थी। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ क्षणों बाद किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। डेविड रॉब अपनी किताब टेरर इन ब्लैक सितंबर में लिखते हैं, आर्गिलो पर गोली चलाने वाले मार्शल बार लेवाव को जहाज के हैच से उतारकर दूसरे ELAI विमान में चढ़ा दिया ताकि वो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए और उसे आर्गिलो की मौत का जिम्मेदार न ठहराया जाए। लैला खालिद को कुछ यात्रियों की टाइयों की मदद से बांधकर जबरदस्ती विमान के फर्श पर लिटा दिया गया। लैला खालिद का भाग्य अच्छा था कि इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें बंदी नहीं बनाया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। यहां से लैला खालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अगले कुछ दिनों तक उनसे पूछताछ की गई। जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। लैला ने पढ़ने के लिए कुछ सामग्री मांगी। जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ महिला पत्रिकाएं दी गई तो उन्होंने नाराज होकर लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर उनके लिए समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। लैला खालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रियू ने उन्हें जानकारी दी कि ELAI के विमानों के अलावा स्विस एयर, TWA, पनामा और ब्रिटिश एयर के विमानों को भी हाईजैक किया गया है। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक करने की योजना नहीं थी। फिर उन्हें बताया गया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक कर जॉर्डन में डॉसन फील्ड में ले जाया गया है। लैला खालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी मांग क्या है तो उन्होंने जवाब दिया, वो आपकी रिहाई चाहते हैं। 28 सितंबर को पुलिस गार्ड ने लैला को रोते हुए देखा। उस दिन अखबारों में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासेर की मौत की खबर छपी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इस घटना के कई साल बाद बीबीसी ने लैला खालिद से पूछा कि आपने जो कुछ किया उसका आपको दुख है। लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। उनसे फिर सवाल किया गया कि आपकी वजह से विमान में सवार सैकड़ों यात्री आतंकित हुए और उन्हें मानसिक आघात भी पहुंचा। लैला खालिद ने जवाब दिया, मैं इस बात की माफी मांग सकती हूं कि उन्हें आघात पहुंचा, लेकिन वह अंत में सुरक्षित रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि एक मानव के रूप में हमें और हमारे मानवाधिकारों को भी नजरअंदाज किया गया था। 77 वर्षीय लैला खालिद इस समय अम्मान में रह रही हैं। उन्होंने एक डॉक्टर फैयाज रशीद हिलाल से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, बदर और बशर। उन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि एक जमाने में चेक कफाया पहने और हाथ में AK-47 लिए ये महिला फलस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी फलस्तीनी महिला लैला खालिद, जिसने हाईजैक किया था इजरायली विमान, और इन्हें दुनिया इस नाम से भी जानती है कि वह दुनिया की पहली महिला हाईजैकर भी हैं। दोस्तों, लैला खालिद ने सही किया या गलत किया, इसका जवाब या अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।